हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आधुनिक भारत की इतिहास की सीरीज में हम बात करेंगे बंगाल के इतिहास के बारे में। और बंगाल का इतिहास इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है जिसमें अभी ये प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो जो प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा, बिहार और साथ में पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है पूरा, वो बंगाल राज्य था उस समय। तो उसकी हम बात करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें समझने वाली है कि यहाँ पर कौन कौन से नवाब हुए उनके बारे में हम देखेंगे। अगर बंगाल की बात करें तो जब हम अंग्रेज़ों का इतिहास हम पढ़ रहे थे तो जब यूरोपीय कंपनियां हमने पढ़ी तो हमने देखा कि यहाँ से जो सूरत में फैक्ट्री डाली थी अंग्रेज़ों ने, पर यहाँ पे मराठों और राजपूतों के बीच संघर्ष होता रहता था, तो वो कहाँ गए? बंगाल की तरफ गए। और बंगाल की तरफ जाने का कारण ये भी था कि ये कामधेनु राज्य है। कामधेनु राज्य का मतलब कि जहाँ पर उस समय काफ़ी जो है कामधेनु राज्य, काफ़ी सुख सुविधाएं और काफ़ी राजस्व वहाँ पर वसूली की जा सकती है। तो काफ़ी बड़ा राज्य के साथ साथ यहाँ पर उत्पादन की बात करें और यहाँ पर जो नदी का तट है जहाँ से आराम से जहाज़ों को ले जाया जा सकता था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी थी। इसलिए बंगाल में जो है अंग्रेज आए और यहाँ पर फोर्ट विलियम की भी उन्होंने स्थापना की। अब इस कड़ी में हम देखेंगे तो मुर्शिद कुली खान से लेकर सुजाउद्दीन सरफराज, इनका क्या अस्तित्व रहा, ये जो नवाब है इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे शासन किया, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरू से देखते हैं। तो अगर अपन औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जो शासन काल है वो 1657 से 1707 ईस्वी तक रहता है। लगभग इसने 50 साल शासन किया और 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। पर इसी बीच जो 1700 का समय है, 1700 का समय, तो 1700 के समय में क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान को, एक व्यक्ति का नाम है मुर्शिद कुली खान, नाम याद रखना है, मुर्शिद कुली खान, इसको बंगाल में क्या है, दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। दीवान का क्या मतलब होता है? दीवान का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, जो कि राजस्व की वसूली करेगा। और राजस्व की वसूली करके अब ये राजस्व का भाग कहाँ पे भिजवाएगा? मुगल दरबार में भिजवाएगा। तो 1700 में इसको क्या है, दीवान नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जब 1717 का समय आता है तो 1717 में इसको दीवान से क्या बना दिया जाता है, यहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है। सूबेदार मतलब यहाँ का प्रशासन की बागडोर भी इसको दे दी जाती है। तो प्रशासन की बागडोर भी किसको मिल गई? मुर्शिद कुली खान को मिल गई। और 1700 समय में जो मुगल शासक है उसका नाम आता है फर्रुखशियर। क्या नाम आता है? फर्रुखशियर। मुगल शासकों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप जाके उत्तर मुगल काल की वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो शासन काल है 1713 से 1719 तक का था। तो 1717 का समय इसी बीच का है और उस समय इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि अंतिम, क्योंकि इसके बाद के जो नवाब यहाँ बंगाल के बनेंगे मुर्शिद कुली खान के बाद के, तो वो अपने आप ही बनते जाएंगे। कोई किसी का लड़का है, कोई किसी का दामाद है, उस तरह बनते जाएंगे। पर यह जो है ये स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था। तो प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है कि वो अंतिम शासक जो मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया था, तो मुर्शिद कुली खान यहाँ पे नाम रहेगा। और 1717 की बात हमने इतिहास के पन्नों में ये देखी थी कि जब हम बात कर रहे थे उत्तर मुगल काल की, तो 1717 में एक घटना हुई थी। उस घटना को मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि उस समय फर्रुखशियर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। किसकी तबीयत ख़राब हो गई थी? फर्रुखशियर की। जब फर्रुखशियर की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब ये है क्या, मुगल बादशाह है। और मुगल बादशाह की तबीयत ख़राब हो गई और भारत में उस समय अंग्रेजी कंपनियां भी स्थापित हो चुकी थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि क्यों ना बादशाह को खुश करके कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा लिया जाए। अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से वो लोग सोचते थे। तो जब फर्रुखशियर की तबीयत खराब हुई थी, जो अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेज़ों ने एक गुट भेजा फर्रुखशियर के पास। उस गुट का नेतृत्व कर रहा था जॉन सुरमन। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में कुछ लोग इससे मिलने आए। उसमें एक सर्जन था, एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर का नाम है हैमिल्टन। क्या नाम है? विलियम हैमिल्टन इसका नाम आता है। तो ये उसके साथ ये ख्वाजा सैयद एक व्यक्ति आया था इसके साथ, ख्वाजा सैयद। ये द्विभाषिया था जो बातों को द्विभाषा में ट्रांसलेट करता है। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में ये लोग आए और फर्रुखशियर की जिस बीमारी का कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था, तो इन्होंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो फर्रुखशियर ने 1717 में ही एक फरमान जारी किया, एक शाही फरमान जारी करता है ये
क्योंकि ये अंग्रेज़ों से बहुत खुश हो गया और इसने शाही फरमान जारी किया, जिसको अंग्रेज़ों का क्या बोलते हैं अपन, अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी भी बात हमने पहले कर चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं कि मैग्ना कार्टा कौन सा फरमान को गया, जो 1717 ईस्वी में जारी किया। इसमें इसने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये के बदले, मात्र सालाना 3000 रुपये के बदले पूरे बंगाल में साल भर कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार इसने दे दिया था। कौन सा? कर मुक्त व्यापार का अधिकार। तो कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल चुका है किनको? अंग्रेजों को। और उसी समय 1717 में सूबेदार कौन नियुक्त हो गया है? मुर्शिद कुली खान। अब कर मुक्त व्यापार होएगा तो कर राजस्व में कमी आएगी, और उसी बात से मुर्शिद कुली खान और अंग्रेजों के बीच में कुछ संघर्ष चालू होने लगे। और संघर्ष चालू होने लगे, और यहाँ पे बात करें और मुर्शिद कुली खान की, तो मुर्शिद कुली खान जो है उस समय इसने राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। पहले राजधानी ढाका थी, तो ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आया ये राजधानी। और इसका राजधानी यहाँ लाने का मतलब ही यही था कि जो ये कलकत्ता के पास रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेज कर चुके थे, और फोर्ट विलियम के आसपास का जो क्षेत्र था वो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद क्या होता है कि 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है 1727 में। तो इसके एक दामाद का नाम आता है, उस दामाद को ही यहाँ का नवाब, वहाँ का नवाब जो है, दामाद जो है वही यहाँ का नवाब बनता है। तो सुजाउद्दीन इसका दामाद है, सुजाउद्दीन, और जो ही यहाँ का क्या बनेगा? नवाब। तो मुर्शिद कुली खान के बाद जो नवाब बना उसका नाम आता है क्या? सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। अब इसके समय में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि जो सुजाउद्दीन है इसको बिहार का कार्यभार भी दे दिया गया, बिहार का कार्यभार भी इसको दे दिया गया। क्योंकि जब मुर्शिद कुली खान था ये किसका सूबेदार था? बंगाल का। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान अपन रखेंगे कि 1719 में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वो भी क्या किस में मिला दिया गया था? बंगाल में मिला दिया गया था। उसका कार्य भी किसको दे दिया गया था? मुर्शिद कुली खान को। तो 1719 में उड़ीसा, और उसके बाद में सुजाउद्दीन के समय बिहार का कार्यभार भी दे दिया गया। तो इस तरह बंगाल जो है वो बंगाल जो है पूरी तरह से क्या हो गया? उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें आ गया, और बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये बात हो गई। और इसके बाद क्या है कि 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। हम केवल वही बातें देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सुजाउद्दीन के समय क्या महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का कार्यभार किसके समय दिया गया था? सुजाउद्दीन के समय। और 1739 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र का नाम आता है, पुत्र का नाम आता है सरफराज खान, सरफराज खान। तो सरफराज खान जो है ये यहाँ का शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद, क्योंकि सरफराज खान यहाँ का क्या बन गया? नवाब बन गया। और नवाब बनने के बाद हमने बात करी थी कि सुजाउद्दीन के समय बंगाल में किसको मिला दिया गया था? बिहार को मिला दिया गया था। तो बिहार का एक नायब सूबेदार है। नायब सूबेदार का क्या मतलब है? इसको ऐसे समझो कि एक बड़ा जो राज्य है उसका एक सूबेदार होगा, और जो छोटे राज्य होते थे जिसके अंतर्गत उनके नायब सूबेदार बना दिए जाते थे। तो नायब सूबेदार मतलब यहाँ का कंट्रोल ये देखेगा और इसकी रिपोर्ट किसको करेगा? सूबेदार को। तो इस तरह बिहार के का एक नायब सूबेदार था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान पहले सैनिक था, फिर धीरे धीरे नायब सूबेदार ये बना। और उसके बाद अलीवर्दी खान ने क्या किया कि जो 1740 का समय आता है उस समय ये सरफराज खान की हत्या कर देता है। एक युद्ध होता है गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध। अलीवर्दी खान एक महत्वाकांक्षी आदमी था, ये चाहता था कि ये सत्ता पर बैठ जाए, तो इसने गिरिया के युद्ध में क्या किया? सरफराज खान की हत्या कर दी। और सरफराज खान की हत्या करने के बाद ये अपने आप को यहाँ का नवाब घोषित कर देता है। तो यहाँ से ही बंगाल का जो इतिहास है वो पलट जाता है, और अलीवर्दी खान जो है यहाँ का क्या बन गया? अब नवाब बन जाता है बंगाल का। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था वो था कि मुर्शिद कुली खान के बाद हमने बात करी थी सुजाउद्दीन की,
और शुजाउद्दीन के बाद हमने बात करी सरफराज खान की। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के से जुड़े हुए थे, पर जो इस बार जो नया शासक आया है वो अलीवर्दी खान आया है, जिनका इनसे बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो अलीवर्दी खान शासक बना यहाँ का, और उसके बाद क्या स्थिति रहती है, तो ये 1740 में शासक बनेगा और 1756 तक ये यहाँ का शासक रहता है। और इसने कितने साल शासन किया, 16 वर्ष तक। तो यहाँ भी प्रश्न ये आता है कि अलीवर्दी खान जो है बंगाल के नवाबों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति जो सूबेदार था वो अलीवर्दी खान ही था। अब यहाँ पर 16 वर्षों तक सबसे लंबा शासक इसका रहता है। अब ये शासक जो यहाँ का बना है, जो सूबेदार यहाँ का बना है, ये किसकी हत्या करके बना है, सरफराज खान की। तो अब इसको वैधानिक मान्यता यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए, मुगलों से वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए की राशि भेजेगा मुगल राजकोष में। तो मुगल राजकोष में इसने कितने करोड़ रुपए की राशि भेजी, 2 करोड़ रुपए की राशि ये भेजता है। और इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो अब इसने क्या किया, अलीवर्दी खान को हम अच्छे से देखें, अलीवर्दी खान, अब इसके यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को अपन समझते हैं कि 1740 में ये बनता है, 1756 तक इसका शासन यहाँ पे रहता है। अब इसको अपने पद की वैधानिकता चाहिए, तो वैधानिकता के लिए इसने क्या किया कि 2 करोड़ रुपए जो है वो मुगल राजकोष में भिजवा दिया। मुगल राजकोष में जैसे इसने 2 करोड़ रुपए भिजवाए तो इसको वैधानिकता प्राप्त कर दी और इसको यहाँ का नवाब मान लिया गया। अब यहाँ पर उसके बाद इसने 1 रुपया भी मुगल राजकोष में, अपने 16 सालों का जो यहाँ का समय था, इसमें कभी भी फिर इसने पैसा नहीं भेजा। तो जब ये पैसा नहीं भेजेगा तो स्थिति को एक बार अपन देखें तो यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली को ये पैसा नहीं दे रहा है, और साथ में यहाँ का जो क्षेत्र है ये मराठों का क्षेत्र है, और यहाँ पर अंग्रेज हैं। तो ये दिल्ली से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मुगल राजकोष में पैसा नहीं भेज रहा है तो दिल्ली से कट गया। उसके साथ ही जो बंगाल में जो 1717 का फरमान आया था उससे अंग्रेज इतना अधिक कर दे नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक तनाव की स्थिति है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं मराठा, और मराठा यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। और अलीवर्दी खान के समय जो यहाँ मराठा पेशवा है, मराठा पेशवा का नाम आता है बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के समय, जब मराठा पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव, उस समय मराठे आक्रमण कर देते हैं बंगाल पर, और उस समय शासन कौन है, अलीवर्दी खान। ये भी एक घटना। अब मराठे इतनी बुरी तरह इनको हराते हैं, और यहाँ से जो बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ से चौथ की वसूली ये लोग करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसा प्राप्त करते हैं, और साथ में उड़ीसा वाले क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो मराठों ने किस बात का फ़ायदा उठाया कि अलीवर्दी खान के जो रिश्ते हैं वो मुगल साम्राज्य से अच्छे नहीं है, और साथ में अंग्रेजों से भी अच्छे नहीं है। उसी बात का फ़ायदा मराठे उठाते हैं और यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, और इससे काफ़ी अधिक धन मराठों को प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद अपन देखें कि अलीवर्दी खान से रिलेटेड एक फैक्ट जो हमको याद रखना है कि अलीवर्दी खान कहता था कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज मधुमक्खी के समान है। ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि ये लाइन किसने कही, तो ये लाइन पूरी देखेंगे कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, छत्ते के समान है। इन्हें छेड़ा तो ये काट खाते हैं, और इनको छोड़ा तो ये शहद देते हैं। इन्हें छेड़ा तो ये काटेंगे, और इन्हें छोड़ा तो ये शहद देंगे। तो ये फेमस स्टेटमेंट है जो किसका है, अलीवर्दी खान का है। अब अलीवर्दी खान की जब 1756 में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर यह है कि भाई अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां हैं। एक तो पूर्णिया में ब्याही गई है, पूर्णिया के नवाब की वाइफ है, जिसे एक का नाम आ जाता है मुन्नी बेगम, और एक ढाका के नवाब की विधवा पत्नी है जिसका नाम है घसीटी बेगम, और एक पुत्री है इसकी जिसका नाम है अमीना बेगम।
हमने क्या बात करी कि 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो इसका कोई पुत्र ना था, इसकी 3 पुत्रियां थी और 3 पुत्रियों का नाम मुन्नी बेगम, घसीटी बेगम और अमीना बेगम आता है। अब यहाँ पर भी सत्ता पर इन तीनों की भी नज़र है, पर इन तीनों की नज़र सत्ता पर है, पर फिर भी अमीना बेगम का जो लड़का है सिराजुद्दौला, क्या नाम आता है, सिराजुद्दौला, किसका लड़का है, अमीना बेगम का, ये नवाब बनता है, ये नवाब बन जाता है, कहाँ का, बंगाल का नवाब बन जाता है। और जब ये बंगाल का नवाब बनता है तो एक विशिष्ट घटना हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ का नवाब बन गया कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन गया। और बंगाल का नवाब जब बना ये 1756 में, जब ये बंगाल का नवाब बना, क्योंकि 1756 में किसकी मृत्यु हो चुकी है, अलीवर्दी खान की। और ये किसका पुत्र है, ये पुत्र है अमीना बेगम का, जो किसकी लड़की है, अलीवर्दी खान की। अब जब ये यहाँ का शासक बनता है तो इसके शासन के समय हमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ये 1756 में ही क्या होता है कि एक युद्ध होता है। उस युद्ध की बात हम करें तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम का जो परकोटा होता है, परकोटा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक तोप चढ़ा देते हैं। वो तोप अपने किले की सुरक्षा के लिए चढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी लोग भी भारत में थे, तो इनके आपसी संघर्ष की बात है, तो ये फोर्ट विलियम पर एक तोप चढ़ा देते हैं। पर सिराजुद्दौला को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो क्या है 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला कर देता है। और फोर्ट विलियम पर हमला करके यहाँ पर क्या है, अंग्रेज़ों की बुरी हार होती है और फोर्ट विलियम पर हमला करता है, अंग्रेज़ों को पराजित करता है और वापस चला जाता है। पर ये कलकत्ता का एक प्रभारी बना जाता है जिसका नाम आता है माणिकचंद। माणिकचंद को क्या बनाता है, कलकत्ता का प्रभारी बना दिया जाता है, क्योंकि फोर्ट विलियम कौन सी जगह है, कलकत्ता वाली जगह पे, तो यहाँ का प्रभारी किसको बना गया, ये माणिकचंद को बना जाता है। क्या बात की हमने कि 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया किस पे, फोर्ट विलियम पर। अंग्रेजों की इसमें बुरी हार होती है और माणिकचंद को क्या बना दिया इसने, कलकत्ता का प्रभारी। उसके 5 दिन बाद 20 जून 1756 को एक घटना का इतिहास में उल्लेख मिलता है, उसका नाम है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। तो अब इसमें काल कोठरी की घटना की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये इसका जो उल्लेख है वो एक अंग्रेज व्यक्ति है, होलवेल। तो होलवेल के द्वारा इस घटना का उल्लेख किया जाता है, पर इतिहासकार इसको मानते नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख और कहीं भी नहीं मिला है, बस होलवेल के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। घटना इस प्रकार है कि 20 जून 1757 को क्या है कि जो सिराजुद्दौला का आक्रमण होता है, तो उस समय क्या है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को घुसना पड़ता है। लगभग 143 लोग इसमें घुस जाते हैं और जब इसमें सफोकेशन के कारण जब ये रात भर बंद रहते हैं तो 123 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। और यही घटना है कालकोठरी की घटना जो 20 जून 1756 की है। हालांकि इसका उल्लेख किसने किया है, होलवेल ने। पर इसी के समकालीन एक और इतिहासकार हुए जिसका नाम है गुलाम हुसैन। क्या नाम है, गुलाम हुसैन। और गुलाम हुसैन की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है सियार उल मुतखेरीन। सियार उल मुतखेरीन किसकी पुस्तक है, गुलाम हुसैन की। तो गुलाम हुसैन की पुस्तक जो इसी के समकालीन था, इसमें ऐसा कोई इतिहास का प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए इस घटना पर संदेह होता है और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इस घटना को मानते नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है होलवेल के द्वारा। तो 20 जून 1756 की ये घटना है। प्रश्न आता है कि कालकोठरी की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को हुई थी, ठीक है। और एक छोटा सा कमरा था जिसमें 143 अंग्रेजी अधिकारी घुस जाते हैं और 123 की उसमें मृत्यु हो जाती है। ये कुछ घटना है। उसके बाद जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था इस समय, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या है, एक प्लान बनाया कि भाई सारे अंग्रेजों अफसरों में बात फैल गई और मद्रास में जब ये बात फैली तो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया।
जब क्लाइव आया तो क्लाइव ने क्या किया, एक अंग्रेजों ने मिलकर सिराजुद्दौला के साथ एक संधि करी। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक संधि होगी। उस संधि का जिक्र आता है 9 फरवरी 1757 की संधि, और उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि क्यों हो रही है? क्योंकि जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी तनातनी हो रही है अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में। उस समय की हमें 2 घटनाएं देखने को मिली कि फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया किसने? फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला ने, और वहाँ पर माणिकचंद को तैनात कर दिया, वहाँ का प्रभारी बना दिया। उसके बाद कालकोठरी की घटना देखने को मिलती है। तो इस तरह अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी इस समय। तो अंग्रेज क्या करते थे, जब भी स्थिति खराब होती थी तो अपने आप को समर्पित कर देते थे। तो अलीनगर की यहाँ पे संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। तो जब ये संधि हुई तो इसके बाद जो क्लाइव आया था, तो क्लाइव को एक समय मिल गया, और उस समय में इसने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे कलकत्ता का प्रभारी जैसे इसने माणिकचंद को बनाया, तो ये एक इसका महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, कलकत्ता का व्यापारी अमीर चंद, मीर जाफर जो इसका सेनापति हुआ करता था, उन सबको क्लाइव ने घूस देकर या परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी तरफ मिला लिया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम डायरेक्ट इस पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो माणिकचंद व्यक्ति थे, माणिकचंद कौन है? ये कलकत्ता का प्रभारी है, कलकत्ता का प्रभारी। अगर इतिहास की घटनाओं को देखें तो जो भारतीय लोग हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं, ये इसी वजह से आ रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने ही खुद का साथ नहीं दिया और ये लोग वो लालच के चक्कर में बिक गए थे। और एक और व्यक्ति है अमीचंद। अमीचंद कौन है? कलकत्ता का व्यापारी है, कलकत्ता का व्यापारी है, काफ़ी बड़ा ये सेठ है। उसके साथ ही एक और व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, मीर जाफर। ये है सेनापति। और सेनापति को ही मीर बख्शी कहा जाता है। मीर बख्शी भी किसको कहा जाता है? सेनापति को। अगर कहीं मीर बख्शी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब है सेनापति, जो सेना का नेतृत्व करता है। एक व्यक्ति है जगत सेठ, काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति है, ये बंगाल का बैंकर है ये। उसके साथ ही एक और व्यक्ति है राय दुर्लभ, ये भी एक सेना में अधिकारी है, सेना का अधिकारी। तो इतने सारे जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं किसके साइड में? सिराजुद्दौला के तरफ के। वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, इन सबको अपनी तरफ मिला लेता है। क्योंकि होता क्या था कि जब ये अंग्रेज जीत नहीं पाते थे कोई भी संघर्ष में, तो ये क्या है, कुछ चाल चलते थे, और उसी चाल के बदले क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के जो लोग थे, सारे लोग, ये लोग किसकी तरफ मिल गए? जो है क्लाइव की तरफ मिल गए, और क्लाइव की तरफ मिल गए। पर ये अब इस घटना का जो कारण रहेगा, ये जो पूरी घटना रहेगी, यही हमको देखनी है किसमें? प्लासी के युद्ध में। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध कब हो रहा है? 23 जून 1757 को। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, और 23 जून 1757 को ही क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। इसके बीच के समय में क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसके जो इसका पूरे शासन को संभालते थे, जैसे कलकत्ता का प्रभारी, सेनापति, सेना का अधिकारी, इनको अपनी तरफ मिला लिया। और अपनी तरफ मिलाने के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में, तो उसमें बंगाल के नवाब की हार होती है। अब हार तो होनी है, क्योंकि ये सब लोग लड़ तो भले ही सिराजुद्दौला की तरफ से रहे थे, पर ये मन से नहीं लड़ रहे थे। पर यहाँ पर कुछ 2 व्यक्ति का नाम ऐसा भी आता है जो नवाब की तरफ से अच्छी तरह से लड़े और उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उसका नाम आता है मोहनलाल और मीर मर्दन। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो हुआ नदिया जिले में भागीरथी तट के, भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ था एक आम के बगीचे में।
एक आम का बगीचा था उस वहाँ पर ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना है, इधर से बंगाली सेना आएगी, इधर से बंगाली सेना आई और इधर से अंग्रेजी सेना आई। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो दो लोगों ने किया। उन दोनों लोगों का नाम है, एक तो क्लाइव खुद और दूसरा व्यक्ति है वॉटसन। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन है? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव और वॉटसन ने। जबकि नवाब की ओर से कौन कौन लड़ रहे थे? मीर जाफर लड़ रहा था, राय दुर्लभ लड़ रहा था। पर ये लोग तो हमने बात करी कि ये लोग तो कहाँ मिल चुके हैं, मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये लोग किधर मिल गए? क्लाइव की तरफ मिल गए। तो यहाँ से सक्रिय भागीदारी करने वाले दो व्यक्तियों का नाम अपन को ध्यान रखना है। एक का नाम आता है मोहनलाल और एक का नाम आता है मीर मर्दन। ये पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ से ये लोग सक्रिय भागीदारी किए इस युद्ध में, पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और मीर जाफर, राय दुर्लभ और प्लासी का जो युद्ध में सिराजुद्दौला की बात आती है, तो ये क्या करेगा कि प्लासी के युद्ध में जब ये सिराजुद्दौला जो है, कि प्लासी के युद्ध का जो युद्ध की जगह है, यहाँ से क्या है, अपनी राजधानी की तरफ प्रस्थान करता है। जब ये राजधानी की तरफ प्रस्थान करता है, मुर्शिदाबाद जब यहाँ से प्रस्थान करता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति समझ गया था कि क्या होने वाला है, तो जैसे ये प्रस्थान करता है तो ये मीर जाफर, राय दुर्लभ आकर रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाते हैं। इनको लगता है कि इनका प्लान सफल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो मीर जाफर का एक पुत्र है जिसका नाम आता है मीरन, तो मीर जाफर मीरन को आदेश देता है इसका पीछा करने का सिराजुद्दौला का, और मीरन इसका पीछा करता है, सिराजुद्दौला की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और इस तरह जो प्लासी का युद्ध खत्म हो जाता है और क्लाइव प्लासी के युद्ध को जीत जाता है। तो हालांकि जो प्लासी का युद्ध है ये सैनिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये क्या है कि ऐसा माना जाता है कि एक सौदा हुआ था। किसका सौदा हुआ था? बंगाल के नवाब का अंग्रेजों के हाथों एक सौदा हुआ था। तो अंग्रेजी इतिहासकार है के एम पणिकर लिखते हैं कि जो बंगाल के जो धनी सेठ और मीर जाफर है, इन्होंने अपने फायदे के लिए जो बंगाल के नवाब का सौदा किसके साथ कर दिया? अंग्रेजों के साथ कर दिया। तो ये लाइनें किसकी थी? के एम पणिकर की, कि ये जो युद्ध है कोई युद्ध नहीं, एक सौदा था कि आप झूठ मूठ युद्ध करो और जब यहाँ से ये नवाब गायब हो जाए तो आप हाथ मिलाओ, तो ये कौन सा युद्ध हुआ? तो इस तरह से ये जो प्लासी का युद्ध है ये हार गया था कौन? ये हार गया था सिराजुद्दौला, और इसकी हत्या कर दी किसने? मीरन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो अब इसमें जो सक्रिय भागीदारी कर रहा था अंग्रेजों की तरफ मिलकर मीर जाफर, तो मीर जाफर को कहीं ना कहीं लालच दिया गया था, तभी ये सक्रिय भागीदारी कर रहा था। और यहाँ पर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को ही यहाँ पर क्या बनाया दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफर बन गया नवाब कहाँ का? अब यहाँ पे डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 1757 में उसकी मृत्यु हुई थी। ये नवाब 1757 में ही बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें, जैसे यहाँ पर पहला पुराना जो नवाब बना था, जैसे ये नवाब बना 1756 में, क्योंकि 1756 में इसकी मृत्यु हो गई थी अलीवर्दी खान की। तो 1756 में तो जब किसी की मृत्यु होगी तो उसके बाद अगला नवाब बन जाएगा। तो ये मीर जाफर नवाब बन गया। अब मीर जाफर जब नवाब बना तो ये शुरू में तो बहुत खुश हुआ। इसने जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको काफ़ी धनराशि, मुगल ये जो यहाँ का कोष राजकोष था वहाँ से मुगल बहुत सारी धनराशि भेंट की। जो अंग्रेजी अधिकारी थे काफ़ी खुश हुआ। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की मांग बढ़ने लगी और उन्होंने इससे वर्धमान का जो क्षेत्र है, जो बंगाल में वर्धमान का क्षेत्र और नदिया का क्षेत्र मांगा। तो ये भी काफ़ी समय से जब अंग्रेज़ों के तलवे चाटते चाटता परेशान हो गया था, तो इसको भी एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए था। तो यहाँ पर भी क्या है, मीर जाफर और इनके बीच में तनातनी होने लगी अंग्रेज़ों के बीच में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफर को हटा के यहाँ पर दूसरा नवाब बना दिया, मीर कासिम। कौन बन जाता है नवाब? मीर कासिम। अब मीर कासिम जब नवाब बनता है तो मीर कासिम शुरू में तो क्या है, इनको वर्धमान नदिया वाला क्षेत्र इनको दे देता है, ठीक है। पर मीर कासिम उसके बाद अपनी बुद्धि से क्या करता है कि अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, और इसी क्रम में ये अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी,
मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी वहाँ से राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर लेगा, ये मुंगेर शिफ्ट कर लेगा। तो मुंगेर जो बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। तो मुंगेर जब इसने अपनी राजधानी शिफ्ट करी तो मुंगेर में एक हथियार का कारखाना इसने लगाया। हथियार का कारखाना स्थापित करेगा कौन, मीर कासिम। और हथियार के कारखाने के साथ साथ ये अपनी एक सेना का विस्तार करने की कोशिश करेगा। और सेना यूरोपीय जो पद्धति है सेना की, यूरोपीय पद्धति से सेना तैयार करता है। यूरोपीय पद्धति से क्या तैयार कर रहा है, सेना तैयार कर रहा है कौन, मीर कासिम। पर इसकी भनक भी किसको लग जाती है, अंग्रेजों को लग जाती है। और अंग्रेज क्या है, मीर कासिम पर आक्रमण कर देते हैं। मीर कासिम पर आक्रमण कर देते हैं तो मीर कासिम जान बचाकर कहाँ भागता है, अवध। अवध यहाँ पर अवध के नवाब के पास ये जान बचाकर जाता है। और उस समय अवध का नाम होता है शुजा-उद-दौला। क्या नाम याद करना है, शुजा-उद-दौला। हमने क्या बात करी कि मीर जाफर जिसने धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में, उसको नवाब बनाया गया। तो मीर जाफर जब नवाब बना तो शुरू में तो उसको काफ़ी अच्छा लगा, पर बाद में उसे चीज़ें पसंद नहीं आई, उसका संबंध अंग्रेजों के साथ खराब हो गए। तो अंग्रेजों ने उसे गद्दी से हटा के मीर कासिम को बिठा दिया। जब मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा शासक बनने की कोशिश कर रहा था, ये चाह रहा था कि मैं अंग्रेजों के हिसाब से ना चलूँ। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करी, हथियार के कारखाने बनाए, यूरोपीय पद्धति से सेना, और भू राजस्व भी इसने बढ़ा दिया था। भू राजस्व भी इसने बढ़ा दिया था, मतलब ये अपने पास संपत्ति एकत्रित कर रहा था ताकि ये अंग्रेजों से लड़ सके। तो अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस पर आक्रमण किया और ये जान बचाकर कहाँ भागा, अवध। और अवध जो जगह है, अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो यहाँ पर बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र और यहाँ पर अवध वाला क्षेत्र है। तो ये अवध की तरफ भागता है और यहाँ का नवाब है शुजा-उद-दौला। तो यहीं से भूमिका प्रारंभ होती है किसकी, जो बक्सर के युद्ध की। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कवर होने वाला है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764, गांधी जयंती के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, उसके 20 दिन बाद 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है, कौन सा, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे वो आप देखना कि जैसे ही अगर अपन इतिहास को भारत के नक्शे पर देखें तो यहाँ पर क्या है, बंगाल है, ये अवध वाला क्षेत्र है और इधर क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली में तो है मुगल बादशाह और यहाँ पर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और यहाँ पर जो है अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो चुकी है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर काफ़ी अपने आप को विकसित कर लिया था। तो अवध का नवाब जो शुजा-उद-दौला है और जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड इस टाइम, और जो मीर कासिम भाग के आया, ये तीनों एक गुट के सदस्य हैं। तो अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला। उसके साथ ही दूसरा व्यक्ति मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का जो पूर्व नवाब है, बंगाल का पूर्व नवाब का मतलब ये व्यक्ति बंगाल से तो क्यों भाग के आ गया, कहाँ पे, अवध पे। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब मीर कासिम भागकर अवध आ जाता है तो उसके बाद वापस मीर जाफर को अंग्रेज बना देते हैं, वहाँ का नवाब जिसको अंग्रेजों ने हटाया था उसी को वापस गद्दी पर बिठा दिया जाता है। तो जो बंगाल का ये पूर्व नवाब हो चुका है जिसका नाम क्या आता है, मीर कासिम। तो एक गुट तो ये तैयार होता है, कौन से, बक्सर के युद्ध में, जो कब लड़ा गया था, गांधी जयंती के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर 1764 को। और इधर से इसका युद्ध होगा किससे, अंग्रेजों से। तो अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व है वो करेगा हेक्टर मुनरो। कौन करेगा, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो और साथ में शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। तो हेक्टर मुनरो और इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध के बाद युद्ध लगभग चलता है 4 घंटे। और ये जो जगह है बक्सर का जो जगह है
वो बिहार का एक जिला है बक्सर, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था, लगभग 4 घंटे तक चला। और उसके बाद में जो है भारतीय जो तीनों शक्तियाँ हैं इनकी बुरी तरह पराजय होती है। और बक्सर का युद्ध ये साबित कर देता है कि अंग्रेजों की जो सेना थी, हालांकि माना जाता है कि जो भारतीय संयुक्त सेना थी ये लगभग 2000 सैनिक थे, जबकि जो अंग्रेज थे केवल 847 सैनिक थे, और 847 सैनिक 2000 पर भारी पड़े। इसका मेन कारण ये भी कहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों का जो सैनिक शक्तियाँ थी इनमें एकता नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अंदर ही अंदर अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। तो ये जो युद्ध है एक निर्णायक युद्ध होता है, और काफ़ी सैन्य शक्ति के साथ ये युद्ध हुआ, क्योंकि जहाँ प्लासी का युद्ध धोखेबाजी का युद्ध था, वहीं जो बक्सर का युद्ध है एकदम पूरी सैन्य शक्ति का जो युद्ध था। और इस युद्ध के बाद जो भारतीय तीनों शासक है सुरजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, तीनों की जब पराजय हो जाती है तो उसके बाद एक संधि होती है इनके बीच में, उसका नाम महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, जिसका नाम अभी क्या है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद की संधि होती है कब, 1765 ईस्वी में। और 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो हम अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव व्यू से सोचें तो यहाँ पर जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, यहीं से चालू होता है अंग्रेजों का पूरे भारत में धीरे धीरे जो कब्जा करना चालू, क्योंकि अब बंगाल का पूरा क्षेत्र उनके अधिकार में आ चुका था, और यहीं से वो अपना चीज़ों का विस्तार करेंगे। और इलाहाबाद की संधि में जो प्रावधान हुए, तो उसके बाद जो ये प्रावधान है इसमें क्या है कि जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है, इसको ये अपना पेंशनर घोषित कर देंगे। क्या घोषित कर देंगे, अपना पेंशनर। तो इस संधि के कुछ प्रावधानों की बात करें तो शाह आलम सेकंड को जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर घोषित कर दिया, पेंशनर घोषित कर दिया। ठीक है, उसके साथ ही जो इन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति लिया, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला से इन्होंने मांग करी थी। तो ये कुछ प्रावधान है जो हमको याद रखने हैं कि इलाहाबाद की संधि, प्रश्न तो ये आता है डायरेक्ट कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और उसके बाद से जो 1765 से 1772 का जो समय है बंगाल में, ये द्वैध शासन का समय आ जाता है। द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन का क्या मतलब है, सिंपल, द्वैध शासन का मतलब यह है कि जो दीवानी जो अधिकार है ये कंपनी के पास रहते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास दीवानी अधिकार चले जाते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकार या फिर जिसको निजामत अधिकार भी बोलते हैं, वो नवाब के पास रहते हैं, तो इस तरह से इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो 1765 जब इलाहाबाद की संधि हुई, वहाँ से 1772 तक बंगाल में क्या है, द्वैध शासन रहता है। तो द्वैध शासन का सिंपल सा मतलब क्या है कि दीवानी जो राजस्व संबंधी अधिकार है वो कंपनी ने अपने पास रखे और प्रशासनिक अधिकार नवाबों को दिए। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है, जिसमें अपने बहुत डिटेल से बक्सर का इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध देखा, और उसके साथ ही अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, और मुर्शिद कुली खान और जो भी यहाँ पर अन्य नवाब हुए उनसे रिलेटेड चीज़ों को देखा। तो ये वीडियो था, ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर अपन ने पूरा बंगाल का जो इतिहास है वो इसमें कवर किया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद साथियों।